टाइटैनिक का मलबा देखने गई मिसिंग सबमरीन टाइटन का मलबा मिल चुका है और अब किसी भी यात्री का बचा रहना पॉसिबल नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, कोई नहीं बचा। दोस्तों, समुद्र की गहराई ने न जाने कितने जहाज़ों, न जाने कितनी पनडुब्बियों को अपने अंदर समेट लिया, अपने आगोश में ले लिया है। जब से हम इंसानों ने जहाज बनाए, सबमरीन्स बनाए, पनडुब्बियां बनाई और समंदर के वॉयेज पर निकल पड़े, यात्राओं में निकल पड़े, समुद्र को ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम बनाया, तब से आज तक न जाने कितने हादसे हुए हैं। लेकिन इन्हीं में से एक हादसा ऐसा भी हुआ जिसने इतिहास की किताबों को झकझोर कर रख दिया। ये वो एक ऐसा अजीब व गरीब, रेयर, दुर्लभ हादसा है या घटना कह लीजिए आप इसे, जिसमें एक व्यक्ति जिंदा बाहर बचकर सामने आया सबमरीन के हादसे में। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं कितने महीने तक वो जिंदा था। एक सबमरीन के डूबने के बाद वो 18 महीने बाद सामने आया दोस्तों। 18 महीने बाद उसने अपने सर्वाइवल की कहानियां सुनाई। अब आप सोचेंगे 18 महीने तक कैसे जिंदा रह सकता है एक सबमरीन के अंदर इंसान। कहानी पूरी सुनिए, आपको बेहद दिलचस्प लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि इसके ऊपर तो एक पूरी मूवी बनाई जा सकती है, एक फिल्म बनाई जा सकती है। ये कहानी है एक ऐसी पनडुब्बी की जिसे HMS पर्सियस नाम दिया गया था। इस पनडुब्बी को 1929 में ब्रिटेन ने बनाया था और इजिप्ट की अलेक्जेंड्रिया को दे दिया था। अब अलेक्जेंड्रिया ने इस पनडुब्बी को क्यों बनवाया था? ताकि अलेक्जेंड्रिया और माल्टा आइलैंड के बीच सामान की आवाजाही की जा सके। यहाँ से सामान वहाँ, वहाँ से सामान यहाँ लाया जा सके। यह वक्त था वर्ल्ड वॉर का, जहाँ शिप्स के ऊपर दुश्मन देश कभी भी हमला कर देते थे। ज़रूरी सामान हो तो भी हमला कर देते थे। डकैत बन चुके थे सारे वर्ल्ड वॉर में शामिल जितने भी देश की नेवीज थी, आर्मीज थी। उन्हें चाहिए था रसद, उन्हें चाहिए था पैसा, उन्हें चाहिए थे ज़रूरी सामान। तो रास्ते में जो भी यात्री जहाज़ मिलता था, अगर दुश्मन देश का हुआ तो उसे लूट लिया जाता था। ऐसे में पनडुब्बियों की मदद से सामान को एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करवाया जाता था। इसी कड़ी में अलेक्जेंड्रिया से माल्टा सामान जाता था और माल्टा से सामान अलेक्जेंड्रिया वापस आता था। अब कई साल बीत चुके थे, पनडुब्बी एकदम सही से ऑपरेट कर रही थी। 1929 में बनाई गई थी, लेकिन 1941 में कुछ ऐसा हादसा हुआ जो कभी भुलाया नहीं जा सका। 1941 के दिसंबर 6 तारीख को रात में लगभग 10 बजे माल्टा से अलेक्जेंड्रिया की तरफ सामान ढो करके ये पनडुब्बी जो थी HMS पर्सियस, ये वापस आ रही थी अलेक्जेंड्रिया की ओर। और इसमें 59 जो है पनडुब्बी के स्टाफ मौजूद था, जो सबमरीन का स्टाफ था, और 2 उसमें यात्री थे। ये 2 जो यात्री थे उनमें एक थे जॉन कैप्स। जी हाँ, ये कहानी इन्हीं पर है, जॉन कैप्स पर ही है। पनडुब्बी रात के 10 बजे जब माल्टा से वापस अलेक्जेंड्रिया जा रही थी तो ये टकरा गई एक इटालियन माइन से। जी हाँ दोस्तों, इटली भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल था और इटालियन आर्मी ने, मिलिट्री ने वहाँ पर समुद्र के अंदर माइंस बिछा कर रखे थे कि उनकी जो टेरिटरी है उसके अंदर कोई दूसरे देश की जो शिप्स हैं वो ना आ सके। ऐसी स्थिति में सबमरीन से लुक्का छुपी करते हुए सामान की जो आवाजाही हो रही थी, उसके चलते HMS पर्सियस ने उस माइन से, जो माइन होते हैं, जो बारूदी सुरंग समझिए समंदर के अंदर जिसे बिछाया जाता है, उससे टकरा गई HMS पर्सियस पनडुब्बी और जोरदार धमाका हुआ। नतीजा, पनडुब्बी नीचे की ओर डूबने लगी। एक वीडियो में हमने आपको बताया था पनडुब्बी की 2 लिमिटेशंस होती है। एक लिमिटेशन जो उसे बनाने वाले इंजीनियर देते हैं उसे कहते हैं डाइविंग लिमिट, और दूसरी लिमिटेशन होती है जो उसे कहा जाता है इम्प्लोजन लिमिट। डाइविंग लिमिट मतलब कितनी गहराई तक ये पनडुब्बी ऑपरेट कर सकती है, सुचारू रूप से चल सकती है, वो उसका आखिरी लिमिट जो रहता है। उसके बाद रहता है इम्प्लोजन लिमिट, कितनी गहराई में पहुंचने के बाद अगर उसे ले जाया गया और नीचे तो जो पनडुब्बी है उसमें इम्प्लोजन हो जाएगा, वो फट पड़ेगी। ये बताया जाता है इंजीनियर्स के द्वारा। तो जब ये पनडुब्बी टकराई इटालियन माइन से तो इसमें विस्फोट हुआ और पनडुब्बी नीचे की ओर जाने लगी। अंदर बैठे सारे लोग हतप्रभ रह गए। इसी पनडुब्बी में सवार थे एज अ यात्री जॉन कैप्स। वो अपने बेड पे आराम कर रहे थे। वो अचानक से धमाके के साथ नीचे गिर गए अपने बिस्तर से। वो उठे, वो बदहवास थे, आगे पीछे हो रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 26 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो किसी तरीके से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि समंदर का पानी धीरे धीरे सबमरीन के अंदर घुस रहा है, सबमरीन नीचे जा रही है और ऑक्सीजन सबमरीन से बाहर धीरे धीरे निकल रही है। अब ये देखा क्या कि इम्प्लोजन लिमिट तक तो नहीं, लेकिन 170 फीट नीचे तक पनडुब्बी जाकर टकरा सकती है। वो गहराई जहां पर ये पनडुब्बी ऑपरेट कर रही थी वहां पर सबसे गहरा जो पॉइंट था वो 170 फीट था। अब हड़बड़ी होने लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था जॉन कैप्स को। जॉन कैप्स इधर से उधर हो रहे थे, उन्हें हर जगह लाशें दिख रही थी। अब वो क्रंच टाइम आ चुका था कि जॉन कैप्स को कोई डिसीजन लेना था। वो आगे बढ़ते चले, उन्होंने अपने कदम दर कदम आगे बढ़ाए। हर कदम के नीचे एक लाश थी, उन लाशों के ऊपर चलते हुए आगे बढ़े। तभी अचानक उन्हें 3 क्रू मेंबर नजर आए। वो 59 जो क्रू मेंबर थे उनमें से 3 बचे हुए क्रू मेंबर थे जिनकी जान भी बच चुकी थी। ये 4 लोग सिर्फ जिंदा थे उस पनडुब्बी के ऊपर में। अब चारों ने मिलकर आगे प्लान बनाया कि वह एस्केप चेंबर तक जाएंगे।
देखिए, हर पनडुब्बी के अंदर एक एस्केप चेम्बर होता है जहाँ से बचाव कार्य के लिए लोगों को निकालने का एक तरीका रहता है, वहाँ से निकल सकते हैं लोग। उस एस्केप चेम्बर तक पढ़ने में उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। सब ले देकर किसी तरीके से एस्केप चेम्बर तक पहुँचते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पनडुब्बी नीचे जाती जा रही है गहराई पे और गहराई पे। ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन कम होती जा रही है और समंदर का पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। डिसीजन लेने का टाइम आ रहा है। ले देकर किसी तरीके से ये चारों एस्केप चेम्बर तक पहुंच जाते हैं, जॉन कैप्स और 3 क्रू मेंबर। तभी उन्हें नजर आते हैं वहां पर एस्केप सूट्स। जी हाँ दोस्तों, हर सबमरीन में जो कि नेवी की होती है, किसी देश की होती है, उसके अंदर ये सारा सुविधा रहता है। टाइटन पनडुब्बी के अंदर ये सब नहीं था, क्योंकि वो टूरिस्ट पनडुब्बी थी, 8 घंटे की गई थी, तो उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। लेकिन लंबी दूरी तय करने वाली पनडुब्बियों के अंदर एस्केप चेम्बर भी होता है और एस्केप सूट्स भी होते हैं। अब इन एस्केप सूट्स को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि ये कुछ फीट नीचे की गहराई से ऊपर आने तक के लिए बनाए जाते हैं और इनके अंदर बाकायदा ऑक्सीजन की सप्लाई भी दी जाती है। लेकिन अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ थी। ये जो गहराई थी जहां पर पनडुब्बी नीचे जाकर के टकरा गई थी सतह से, अब तक पूरी तरीके से नीचे सतह से जाकर टकरा गई थी पनडुब्बी। जब तक ये लोग एस्केप चेम्बर तक पहुंचते, पानी तेजी से अंदर आ रहा है। वहां पर गहराई 170 फीट थी। सबसे बड़ी बात, इतनी गहराई पे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। मानव शरीर जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्कूबा डाइवर है वही ऐसा कर सकता है, बहुत कम ऐसा कर पाए हैं स्कूबा डाइवर इतनी गहराई में, बहुत कम लोग। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले बस इतनी गहराई तक आ पाए हैं अभी तक। वहाँ इंसान तो बिल्कुल नहीं गोता लगा सकता ऊपर की तरफ, वहाँ से 170 फीट की गहराई से। उस पर से जो एस्केप सूट है उसे इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उसे मालूम रहता है कि इससे ज्यादा अगर गहराई हुई 100 फीट से नीचे की तो बच नहीं पाएगा इंसान। तो ये जो एस्केप सूट से मिले थे एस्केप चेम्बर में पनडुब्बी के, वो 100 फीट की गहराई से ऊपर आने तक की ऑक्सीजन से लैस थे, उससे ज्यादा उनके अंदर नहीं थी ऑक्सीजन। तब इन्होंने देखा तो जो वहाँ पर यंत्र था वो बता रहा था, जो गहराई मापने वाला यंत्र होता है जो क्रू मेंबर्स ने अपने साथ रखा हुआ था, उन्हें उसमें नजर आया कि जो गहराई है वो 270 फीट है। असल में वो जो यंत्र था, जो इंस्ट्रूमेंट था जो कि डेप्थ बताता है सी की, वो खराब हो चला था और वो 270 फीट की गहराई दिखा रहा था। इनके सामने वो एस्केप सूट थे, उन्हें मालूम नहीं था कि 70 फीट ज्यादा है, कोशिश की जा सकती है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था। उन्हें ऐसा लगा था कि 270 फीट जो है गहराई में है वो लोग। उनके सामने एस्केप सूट थे, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या होगा। तभी जॉन कैप्स के हाथ लगती है एक टॉर्च। ये उनकी जान को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है, क्योंकि अंधेरा रहता है समंदर के अंदर। अब क्या होता है, अब इस टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए ये लोग कोशिश करते हैं, तभी नजर आती है एक शराब की बोतल। चारों बैठते हैं, शराब की बोतल खोलते हैं और पैग लगाना शुरू करते हैं। इनके अंदर हिम्मत आती है, ये तय करते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें सरवाइव करने के लिए ट्राई तो करना ही होगा। हम यूं इस तरीके से यहाँ बैठे रहे तो सबमरीन के अंदर पानी भरता जा रहा है, ऑक्सीजन निकलती जा रही है, हम यहाँ नहीं बच पाएंगे। जॉन कैप्स जाम टकराते हैं तीनों क्रू मेंबर्स के साथ। सब सूट पहन लेते हैं, एस्केप सूट, और अंदर से देखिए, हर पनडुब्बी में जो चेम्बर होता है वो बाहर तरफ से खुलता है, अंदर से नहीं खोला जा सकता, एक इस तरह की बनावट होती है। लेकिन चूंकि जॉन कैप्स के साथ में क्रू मेंबर्स थे तो उन्होंने किसी तरीके से अंदर से चेम्बर को खोल लिया और पनडुब्बी खुल गई। अब ये लोग खुले समंदर की गहराई में थे, 170 फीट नीचे। मालूम नहीं था कि 270 फीट में नहीं, 170 फीट में। जैसे पनडुब्बी का चेम्बर खुलता है तुरंत पानी रश करता है और इन सबको हड्डियां टूटने जितना दर्द होने लगता है, क्योंकि दबाव काफी रहता है पानी का। ये ले देकर के ऊपर बढ़ते किसी तरीके से तैरने की कोशिश करते हैं। इस बीच तीनों क्रू मेंबर अपनी जान गंवा बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, 170 फीट बहुत गहराई होती है। लीड देकर किसी तरीके से न जाने कैसे शक्ति आती है जॉन कैप्स के पास। वो तैराकी जारी रखते, ऊपर जाते रहते, उनकी हड्डियां टूटने जितना दर्द उन्हें सहन होता रहता है। ऊपर चढ़ते, गोता मारते सतह तक किसी तरीके से जॉन कैप्स पहुंच जाते। उनके बदन में एक कतरा भी एनर्जी नहीं बची रहती और उनका बदन बुरी तरीके से दर्द कर रहा होता है समंदर के दबाव को झेलकर। लेकिन सतह पर पहुंचकर अपने आप को देखकर उन्हें खुशी महसूस होती है कि कम से कम वो सतह तक आ गए, सांस ले सकते हैं, अब उनको ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। और तभी उन्हें नजर आती है 5 मील दूर दिख रही एक आइलैंड की पहाड़ी। वो एक ग्रीक आइलैंड था। वो किसी तरीके से हाथ पांव मारते 5 मील तक तैरते हुए उस तट तक पहुंचते और आखिरकार तट तक पहुंचकर बेहोश हो जाते हैं। अब आपको बता दें, वो जो ग्रीक आइलैंड था वहाँ पर इटालियंस का कब्जा था। वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था तो इटालियंस ने हर जगह कब्जा किया हुआ था उस इलाके में और इटालियन आर्मी का वहाँ कब्जा था। अगर जॉन कैप्स को इटालियन आर्मी देख लेती तो जासूस समझकर उसे मार देती थी सीधे सीधे। लेकिन नजर पड़ी जॉन कैप्स पर ग्रीक मछुआरों की जो उस आइलैंड के अंदर रहते थे। उन्होंने जॉन कैप्स को उठाया और अपने घरों में ले गए। वहाँ पर जॉन कैप्स रहे और डर में थे कि पहाड़ी के ऊपर क्योंकि इटालियन फोर्सेस थी वो उन्हें मार सकती थी, इसीलिए किसी तरीके से छिपे रहे। इस कदर उनकी हालत हो गई थी, उनका वजन 30 किलो तक पहुंच गया था, बेहद जर्जर हो गए थे। फिर ग्रीक मछुआरे की मदद से वो किसी तरीके से 1 से 1.5 साल तक वहाँ छिपे रहे उसी आइलैंड पे। 1.5 साल तक छिपे रहे उस आइलैंड पे दोस्तों। और 18 महीनों बाद किसी तरीके से उन्हें मौका मिला एक मछुआरे की मदद से, ग्रीक मछुआरे की मदद से वो टर्की तक पहुंच सके। टर्की पहुंचे एक शिप में बैठकर। जी हाँ दोस्तों। और उसके बाद टर्की पहुंच के जब वो ब्रिटेन पहुंचे तब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, बताया कि इस तरीके से हुआ था और HMS पर्सियस में मैं यात्रा कर रहा था और इस प्रकार से निकला। तब वहाँ के ब्रिटिश अंपायर ने कहा कि भैया तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो चेंबर बंद रहता है सबमरीन का, तुम नहीं निकल सकते। ऊपर से उस सबमरीन में बैठे लोगों में तुम्हारा नाम भी शामिल नहीं।
ये घटना हुई थी 1941 को। 1943 को अपने घर वापस लौट आए थे 18 महीनों बाद जॉन कैप्स। उसके बाद उन्हें झूठा कहा जाने लगा, उनकी कहानी पर किसी ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपनी जिंदगी जी, भरपूर जी और 1985 में आखिरी सांसें ली और दम तोड़ दिया। 1985 के बाद सन 1997 में एक रिसर्च टीम निकली और उन्होंने वो HMS पर्सियस का मलबा देखा, ठीक उसी जगह जहां जॉन कैप्स ने बताया था। जब उन्होंने गहन जांच की तो वहां उन्हें वो मीटर भी मिला जिसमें 270 की रीडिंग दिखा रही थी 170 के बजाय। उन्हें वो शराब की बोतल भी मिली। उन्हें वो भी नजर आया कि किस तरीके से इन्होंने अंदर से सबमरीन के अंदर से चेंबर को खोला था, एस्केप चेंबर को, और बाहर निकले थे। और तब जाकर ये सत्यापित हुआ कि जॉन कैप्स सही कह रहे थे और उसके बाद इनके कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी। तो दोस्तों कुछ एक कहानियां ऐसी होती हैं जहां किस्मत मदद करती है और वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि जब इंसान हिम्मत करता है तो उसे सफलता मिलती है और तभी उसे ऊपर वाले की मदद भी मिलती है। शायद जॉन कैप्स के साथ भी वैसे कुछ हुआ होगा। आशा करते हैं वीडियो आप सबको इंटरेस्टिंग लगी हुई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने तक बिल्कुल सीमित ना रखें, इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।